नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत एंशंट इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में विदेशी आक्रमण। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मिनांडर था। मिनांडर की राजधानी शाकल सियालकोट थी। सियालकोट बेसिकली पाकिस्तान में है आज। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया मिनांडर को? नागसेन ने। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न में मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब बात करते हैं शकों की। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक जो भारत में था, रुद्रदामन नाम था उसका। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। अब बात करते हिंद पार्थियन या पहलव की। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। किसका? हिंद पार्थियन या पहलव का। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नेस था। गोंडो फर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। अब बात करते कुषाण वंश की। पहलवों यानी पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। पेशावर आज के पाकिस्तान में मिलेगा। कनिष्क ने संभवतः गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क की राजकवि थे, जिसने बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार की रचना की थी। फिर से देख लेते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, जिसने या जिन्होंने बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र थी। अब बात करते गुप्त साम्राज्य की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी में थे। इन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक, विदेश मंत्री तथा राजकवि हरिश्रेण ने
प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? राजकवि हरिश्रेण ने। ये कौन थे? ये विदेश मंत्री यानी संधि विग्राहक थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहयान नामक चीनी यात्री भारत आया। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में बना। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी तथा भुक्ति कहते थे। देश, अवनी तथा भुक्ति, अवनी को ही भुक्ति कहा जाता था, तो देश, अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासकों को उपरिक कहते थे। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। शासक, अधिकारी। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अधिकारी थे पुष्यगुप्त। फिर शासक हुए अशोक, अधिकारी हुए तुषाश्प। फिर शासक हुए रुद्रदामन, अधिकारी हुए सुविशाख। और फिर अंतिम शासक हुए स्कंदगुप्त और अधिकारी हुए चक्रपालित। फिर से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे सबसे पहले, जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम किया था, और उनके अधिकारी थे पुष्यगुप्त। फिर दूसरे शासक हुए अशोक, जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित काम किया, उनके अधिकारी थे तुषाश्प। फिर शासक हुए रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार का काम किया, उनके अधिकारी थे सुविशाख। और फिर सबसे अंत में स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित काम किए, और स्कंदगुप्त के अधिकारी थे चक्रपालित। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम कहलाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम समूहों को पेठ कहा जाता था। तो ग्राम समूह को क्या कहते थे? पेठ कहते थे। गुप्त काल में सामान्यतया भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अरघट्ट या रहट घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे गुप्त शासक। इनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीयम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। एक नोट देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और सबसे पहले शून्य भी आर्यभट्ट ने ही भारत को और हिंदुस्तान को दिया था। गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं। विष्णु मंदिर है। स्थान है तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो तिगवा कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर है। शिव मंदिर देख लेते हैं। भूमरा जगह पर है, नागौद, मध्य प्रदेश में। तो भूमरा कहाँ पर है? नागौद, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर देख लेते हैं। ये नचना कुठार में, मध्य प्रदेश में। तो नचना कुठार कहाँ है? एमपी में। दशावतार मंदिर देख लेते हैं। देवगढ़ में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के ललितपुर में देवगढ़ मंदिर है।
दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ में है। शिव मंदिर है खोह में, नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर है ईंटों द्वारा निर्मित ये मंदिर है, ये है सिरपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में।